हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। आइए दोस्तों, इस खान सर वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। और हमने अब तक की दोस्तों 6 प्रैक्टिस सेटों को देख चुके हैं। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको दोस्तों शाम को हमने बताया था कि हमारे अब पदों की संख्या 92 और प्लस 92 हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। ठीक है, वृद्धि हो गई है, यानी अब 184 पदों के लिए दोस्तों हमें, ठीक है, तैयारी। जब अब मानिए कि दोस्तों हमें 92 और प्लस 92, मतलब ये मानिए दोस्तों डबल पद यहाँ पर हो चुके हैं, वृद्धि हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बारे में हम वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो अब लग जाइए मेहनत में दोस्तों, डबल मेहनत। अब आप सोचिए कि 92 पद और बढ़ जाने से काफ़ी स्टूडेंट हम यहाँ पर, ठीक है, अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। उसी आवेदन पर जितने जितने लोगों ने आवेदन कर चुके हैं, उन्हीं के बीच दोस्तों ये कंपटीशन होगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो बात करता है सीआरपीसी का। दंड प्रक्रिया संहिता में यदि सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने का अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, वह उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, वह अपील के परिणाम या वैधता के आधार पर कर सकता है, वह अपील के परिणाम और वैधता के आधार पर कर सकता है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वह अपील दंड के परिणाम या वैधता के आधार पर कर सकता है। और दोस्तों, जिस तक आपका कमेंट है कि सर एग्ज़ाम का क्या है, तो देखिए दोस्तों, कभी 16 ही तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि हमने एमपी लोक सेवा आयोग द्वारा 90 पद और, ठीक है, बढ़ाए गए हैं। तो सोचिए कि अब यदि उनको संशोधन करना होता एग्ज़ाम डेट में, तो दोस्तों वो हाल ही इसी में कर दिया होते। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मानिए कि 92% जो चांस है दोस्तों 5 ही दिसंबर के हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक आप स्लो में है, चल रही है आपकी पढ़ाई, तो प्लीज़ उस स्पीड को बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। क्या है? बाध्य है। ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया? धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। और ये किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों 154 के बारे में। वीरेंद्र कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ललित कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ललिता कुमारी बनाम बिहार राज्य, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दोस्तों ये बात संबंधित है ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 145 के अधीन अचल संपत्ति के विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न पर निर्णय कर सकता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न पर निर्णय कर सकता है? वास्तविक हक पर, वास्तविक कब्जे पर, कब्जा और हक दोनों पर, या ए या बी पर। तो इसका 145 के अधीन अचल संपत्ति में के विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट दोस्तों वास्तविक कब्जे के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, वास्तविक कब्जे के प्रश्न पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपपत्ति का आरोप है। एक बार आरोप चोरी का है, दूसरी बार उपपत्ति, घोर उपपत्ति, गंभीर चोट का आरोप है। सीआरपीसी के अनुसार ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगाए जाएंगे, पर ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप अलग अलग लगेंगे, या चोरी और घोर उपपत्ति के लिए विचारण एक साथ होगा, या चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप एक साथ लगेंगे किंतु उनका विचारण अलग अलग होगा। आइए दोस्तों, इसका सही ऑप्शन का चयन करना है। आज का सही ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या होगा? तो ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप अलग अलग लगेंगे, क्योंकि ए पर एक बार चोरी और दूसरी बार घोर उपपत्ति का आरोप है। तो एक बार का अलग भैया, दूसरी बार का फिर अलग उपपत्ति, ठीक है, एक साथ नहीं, ध्यान रखिएगा। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए पर चोरी और घोर उपपत्ति के आरोप अलग अलग होंगे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
दंड प्रक्रिया संहिता में ए उद्यापन करने का अभियुक्त है, ए उद्यापन करने का अभियुक्त है, उस पर आरोप है। गिरफ्तारी के 90 दिन में निरोध में रखा जाता है, 90 दिन उसको गिरफ्तारी के बाद निरोध में रखा जाता है 3 महीने। और दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है, और दोष सिद्ध हो जाता है तो 1 वर्ष का उसको कारावास दिया जाता है। क्या ए 90 दिन की मुजराई हेतु दावा कर सकता है? क्या ए 90 दिन जो उसने गुजारा जेल में, क्या उसका दावा कर सकता है? नहीं। हाँ, केवल आधे अवधि की मुजराई मिलेगी, केवल 1 माह की मुजराई मिलेगी। नहीं दोस्तों, यदि उसने 3 महीने गुजारे हैं तो उसका लिए वो आवेदन दावा कर सकता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हाँ दावा कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 से बात करता है, एक कनाडा के नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया। भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया। ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान में कार्रवाई की जा सकती है? वो कौन सी धारा है सीआरपीसी की जिसके अंतर्गत कार्रवाई होगी? 182, 183, 186, 188। दोस्तों धारा 188 के अधीन उस पर कार्रवाई की जा सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाती है? ठीक है, जो अपराध करते रहते हैं जैसे अभ्यासियों अपराधियों के सदाचार के लिए क्या लेना भैया? प्रतिभूति ली जाती है। किस धारा के तहत? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, धारा 107, धारा 108, धारा 109, धारा 110। दोस्तों धारा 110 इस बारे में प्रावधान करती है, याद रखिए दोस्तों। धारा 110 सीआरपीसी की धारा 110 अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति की जाती की मांग ठीक ली जाती है, प्रतिभूति ली जाती है, याद रखिएगा धारा 110 के दिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी के अंतर्गत किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाने होते हैं तो किस रीति से आवेदन पर आरोपों को लिखकर आवेदन सत्र न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर लिखकर, या इसमें से कोई भी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध करना हो तो ऐसा दोस्तों कार्य होगा शपथ पत्र पर आरोप लिखकर, शपथ पत्र पर आरोप लिखकर। तो किस रीति से? शपथ पत्र पर आरोप लिखकर। ठीक है, कुछ लोग का कमेंट था कि सर आप थोड़ा स्लो बोलिए ताकि हम अपने क्वेश्चनों को लिख सकें और समझ सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए यहाँ पर दोहराने की कोशिश भी कर रहा हूँ और काफ़ी समय दे रहा हूँ यहाँ पर आपको लिखने का, पढ़ने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9वां। सीआरपीसी के अनुसार समाधान की शर्तों का पूर्व पालन किए जाने के संबंध में आरोप लगाने के पश्चात या अभियोजन साक्ष्य लेने के पूर्व अभियुक्त से कौन नहीं पूछता? सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट। कौन नहीं पूछता भैया? तो वो सही ऑप्शन होगा इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, सत्र न्यायालय नहीं पूछता है। कौन? सत्र न्यायालय, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। सीआरपीसी के अनुसार अपील न्यायालय की शक्ति के संबंध में क्या सही है? क्या सही है और क्या सही नहीं है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान रख के ही आप ऑप्शनों को पढ़ेंगे, वरना यहाँ आप गलती कर सकते हैं। ये मेरा कोई बात को नोट डाउन कीजिए प्लीज़। अपील न्यायालय को दंड देते समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अपील न्यायालय दंड देते समय अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अपील न्यायालय दंड जितना विचारण न्यायालय ने दिया है उससे अधिक दे सकता है। अपील न्यायालय दंड जितना विचारण न्यायालय ने दिया है उससे अधिक दे सकता है यदि अपराध उस प्रकृति का हो। उपरोक्त सभी गलत हैं। और 10 का सही ऑप्शन दोस्तों के संबंध में सभी ये गलत हैं, सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए साक्ष्य अधिनियम 1872 का क्वेश्चन नंबर 11 जो बात करता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ये उदाहरण है कि विष द्वारा बी की हत्या करने के लिए ए का विचारण किया जाता है। ये तथ्य सुसंगत है कि बी की मृत्यु से पूर्व ए ने बी को दिए गए विष का जैसा विष उपाप्त किया था। ये सुसंगत है। धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9 सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धारा 8 के अधीन ये। ठीक है, किस धारा से संबंधित है? धारा 8 के अधीन ये संबंध है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य विधिनियम के अनुसार कौन सा गलत कथन है? वहाँ पर सही था दोस्तों, यहाँ पर हमको गलत बताना है। आइए कौन सा कथन गलत है? यह अधिनियम सभी प्रकार के सेना न्यायालयों के समक्ष होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लागू होता है। यह अधिनियम न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने हेतु नियुक्त आयुक्त के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू होता है। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। उपरोक्त सभी कथन गलत, कोई गलत नहीं है, सभी सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कोई गलत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगतता एवं ग्राह्यता को किस रूप में स्वीकार किया गया है? साविस्तृत, पर्यायवाची, ना पर्यायवाची, ना साविस्तृत, उपरोक्त कोई नहीं। 13 का सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ना पर्यायवाची ना साविस्तृत, सी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा का आशय ये बंधन किस रूप में पुलिस द्वारा लगाया गया हो? अभिरक्षा का आशय यह बंधन पुलिस द्वारा किस रूप में लगाया गया हो? प्रत्यक्ष, परोक्ष, ए या बी, और ए और बी। 214 का सही ऑप्शन सी नंबर, ए या बी, प्रत्यक्ष या परोक्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सील के साक्ष्य के संबंध में सामान्य नियम है कि पक्षकारों का सील विवादक है, चाहे सिविल या दंडिक कार्रवाई हो। इस बात का अवश्य ग्रह होगा कि सील बुरा है, कि सील अच्छा है, कि ए और बी या ए या बी। 15 का सही ऑप्शन है या तो अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। इस बात, ठीक है, इस बात का सबूत अवश्य ग्रह होगा कि सील अच्छा है या बुरा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का साक्ष्य मूल्य प्रिवी काउंसिल के भवानी साहू बनाम द किंग के मामले में दिए गए अभिमत का सहारा उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में लिया था? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 का साक्ष्यिक मूल्य प्रिवी काउंसिल, जो कि पहले इंग्लैंड में हुआ करती थी, के भवानी साहू बनाम द किंग के मामले में दिए गए अभिमत का सहारा उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में लिया था? केदारनाथ मोटानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, बलवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में, कश्मीरा सिंह बनाम पंजाब राज्य में, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। तो 16 का सही ऑप्शन दोस्तों यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य से, क्योंकि धारा 30 का संबंध और भवानी साहू बनाम किंग के मामले में इस मामला किसका है? कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 में किसके संबंध में उपबंध नहीं दिया गया है? आंशिक क्षम प्रतिवाद के, भारतीय दंड संहिता से धारा 72 से 106 के, धाराओं के साथ जुड़े परंतु के, उपरोक्त सभी से संबंध है। 17 का सही ऑप्शन दोस्तों डी, इन सभी से संबंध है। सीआरपीसी की एविडेंस की धारा 205 जो बात करती है वो परिवाद के बारे में काय के बारे में, अपवाद के बारे में बात करती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में स्मृति ताज़ा करने से संबंधित कौन सी धारा है? महत्वपूर्ण धारा दोस्तों ये हमारी 159, 160, 161, 162। इसका सही ऑप्शन दोस्तों स्मृति ताज़ा करना संबंधित धारा कौन सी धारा नहीं है? देखो दोस्तों, मैंने ही देखो है ना, ये नहीं हमको नहीं है और है में ये अंतर ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। देखिए यहाँ हमने गलती करी थी। ठीक है, नहीं है तो 159 इस बारे में बात करती है, 60 भी करती है और 61 भी करती, 62 इस बारे में कोई बात नहीं करती। ठीक है, संबंधित कौन सी धारा नहीं है? धारा 162 नहीं है दोस्तों। प्लीज़ फिर आपसे बोल रहे हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं का और है का। ठीक है, कि स्मृति ताज़ा करना संबंधित है तो अपने धारा 159 लगा दी और आगे बढ़ लिए और चलते चले। ठीक है,
और फिर आके घर आएंगे देखेंगे कि यार क्वेश्चन और तेरी अरे यार ये ऐसा था वैसा था, ठीक है। तो पछतावे से प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको पछतावा होवे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा तो क्वेश्चन 19, एक प्रकरण में स्त्री द्वारा अपने 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे बच्चों की तो मृत्यु हो गई परंतु वह स्त्री बच जाती है। भैया एक महिला थी, उसने 3 बच्चों को लेकर कुएं में कूद जाना जिससे बच्चों की तो मृत्यु हो जाती है किंतु वो बच जाती है, बचना नहीं चाहती, मरना चाहती थी वो भी। लेकिन स्त्री का यह कृत्य क्षम्य नहीं है, स्त्री का यह कृत्य ये काम क्षमा योग्य नहीं है। ऐसी स्त्री धारा 300 के किस खंड के कारण दंड नहीं की जाती है? खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4। सही ऑप्शन दोस्तों ये खंड 4 के अधीन क्या की जाएगी? दंडनीय होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 ए के अपराध को गठित करने के अनिवार्य आवश्यक तत्व क्या हैं? ज्ञान, आशय, ए या बी, ए और बी। 20 का सही ऑप्शन दोस्तों सी, ए या तो आशय या ज्ञान आवश्यक तत्व है, ठीक है। 326 अम्ल के बारे में बात करती है महात्मा धारा। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? सही नहीं बताना है, जो सही है उसे छोड़ना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना धारा 321, जबकि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना 322। क्या सही है या नहीं है? स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने का दंड 323 में, जबकि स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने का दंड 325 में। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना धारा 323 में, जबकि प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना 334 में। और ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिगत क्षेम सिक्योरिटी संकटपन्न हो जाए धारा 337 में, जबकि ऐसे कार्य द्वारा घोर उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत क्षेम संकटपन्न हो जाए धारा 338 में। दोस्तों ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना धारा 323 में, जबकि प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना 334 में। ये कर तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। दंड प्रक्रिया भारतीय दंड संहिता के अधीन ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें वास्तविक अपराध के किए जाने पर दंड नहीं दिया जाता? दुष्प्रेरण पर, षड्यंत्र पर, प्रयास पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 22 का सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। आइए 23वां देखते हैं, 23वां ही देखते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत घोर उपपत्ति की धारा में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है? अब सही बताना है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे कोई घोर उपपत्ति जो जीवन को संकटपन्न करती हो जिससे कारण कोई उपपत्ति व्यक्ति 30 दिन की तीव्र में पड़ा हो। दोस्तों गलत ऑप्शन। ऐसा कोई घोर उपपत्ति जो जीवन को संकटपन्न करती हो या इससे कारण उपपत्ति व्यक्ति 20 दिन की तीव्र पीड़ा में रहता हो। गलत। ऐसी कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटपन्न करती है या जिससे कारण उपत व्यक्ति 30 दिन की तीव्र में रहता है। गलत। यहाँ ये सही है कि ऐसी कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटपन्न करती हो या जिससे कारण उपपत्ति व्यक्ति 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहता है। कितने दिन तक? 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। 23 का सही ऑप्शन डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 जो बात करता है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता या दास्ता के समान व्यवहार करना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है? 372, 364, 365, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बात करता है रामलाल राहुल को उसके गृह से इसलिए बलपूर्वक या बहला कर ले जाता है कि राहुल की हत्या की जा सके। रामलाल ने भारतीय दंड संहिता के किस उपबंध के अधीन अपराध किया है? किस उपबंध के अधीन
अपराध क्या है? 362, 364, 365, 367। ऐसा अपराध आईपीसी की सेक्शन 364 के अंतर्गत किया है। 25 का सही ऑप्शन बी होगा, 364 के अधीन। आइए क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय दंड संहिता में चोरी का अपराध किसके विरुद्ध होता है? स्वामित्व के, हित के, कब्जा या सभी के? तो ऑप्शन नंबर सी, कब्जा के विरुद्ध अपराध होता है। सही ऑप्शन कब्जा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां। यदि रामलाल ने बेईमानी से कपटपूर्वक परिवादी या तो उसकी पुत्री को बताया कि वह स्वयं कुंवारा है और इस प्रकार उससे शादी करने के लिए उत्प्रेरित किया हो, जबकि रामलाल विवाहित व्यक्ति है और उसकी पत्नी रामकली जीवित भी है, तो रामलाल को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? तो 494, धारा 495, धारा 418, धारा 419। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों धारा द्विविवाह का दोषी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, भारतीय दंड संहिता के अधीन रामलाल मिथ्या साक्ष्य देने हेतु राहुल को उत्प्रेरित करता है। यदि राहुल मिथ्या साक्ष्य नहीं देता है तो फिर भी रामलाल किस धारा के अधीन अपराध किया है? धारा 116 के अधीन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन रामलाल पागलपन के असर में राहुल को जान से मारने का प्रयत्न करता है। पागलपन के असर में राहुल को जान से मारने का प्रयत्न करता है। रामलाल किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु राहुल को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो रामलाल के स्वस्थचित होने पर रखता। किस धारा के अंतर्गत आएगा? 96, 98, 97, 99। इसका सही ऑप्शन दोस्तों धारा 98, ऑप्शन नंबर बी 98 के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस मामले में सामान्य आशय और सामान्य आशय के बीच अंतर स्पष्ट हुआ है? गणेश सिंह बनाम राम पूजा, श्री कांतिया बनाम बम्बई राज, महबूब शाह बनाम एम्पायर और नानक चंद बनाम पंजाब राज्य। इसका सही ऑप्शन दोस्तों महबूब शाह बनाम एम्पायर, महत्वपूर्ण बात। ठीक है, महबूब शाह बनाम एम्पायर। आइए मनो उत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985, क्वेश्चन नंबर 31। अधिनियम की धारा 37 में किस मात्रा से संबंधित अपराध करने पर जमानत या मुचलका पर निर्मुक्त किया जा सकता है? अल्प मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा से कम, इन सभी पर? इसका सही ऑप्शन दोस्तों वाणिज्यिक मात्रा पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 32। अधिनियम की धारा 57A की रिपोर्ट कितने दिन में सक्षम प्राधिकारी को करेगा? 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर? इसका सही ऑप्शन है सक्षम प्राधिकारी को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए 33वां क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में कोई व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तला, झूठी गवाही सूचना देता है और उसकी तलाशी या गिरफ्तारी करवाएगा तो दंडित होगा। कोई व्यक्ति झूठी गवाही या झूठी इन्फॉर्मेशन देगा, उसकी तलाशी या गिरफ्तारी करवाएगा तो वह दंडित 1 वर्ष से होगा, 2 वर्ष से होगा, 3 वर्ष से होगा या 6 माह से होगा। दोस्तों 33 का सही ऑप्शन है वहाँ 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। आइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, क्वेश्चन नंबर 34। अधिनियम की धारा 63A में सिद्ध दोष व्यक्ति को कितनी रकम संदाय करने के लिए लिखित में आदेश दिया जाता है? कितनी राशि संदाय करने के लिए आदेश दिया जाता है? 2000, 3000, 5000 या फिर 7000? ऑप्शन नंबर 34 का सही है सी 5000 रुपये। आइए क्वेश्चन नंबर 35। अधिनियम में दहेज किस रूप में मांगने पर शासित अधिरोपित करने का उपबंध है? प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से? ए या बी? या प्रत्यक्ष मांगो या अप्रत्यक्ष मांगो? ए या बी? ऑप्शन नंबर सी
यहाँ हमारा सही होगा। आइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, अधिनियम की धारा 4 में कौन सूचना देता है? व्यथित व्यक्ति या प्रत्यार्थी, कोई भी व्यक्ति, इनमें से कोई भी। तो 36 का सही ऑप्शन दोस्तों सी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सूचना दे सकता है। आइए, क्वेश्चन नंबर 37, अधिनियम की धारा 3 में कौन सा दुरुपयोग नहीं बताया गया है? मौखिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक। 36 का भी सही ऑप्शन होगा, 37 का सही ऑप्शन दोस्तों मानसिक को नहीं बताया गया, मानसिक। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अधिनियम से संबंधित फॉर्म फर्स्ट होता है। अधिनियम से संबंधित जो फॉर्म फर्स्ट है वो प्रतिकृत प्राप्ति हेतु, संरक्षा आदेश हेतु, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन हेतु या घरेलू घटना रिपोर्ट हेतु। 38 का सही ऑप्शन दोस्तों संरक्षा आदेश हेतु, सॉरी। आइए, फॉर्म फर्स्ट का संबंध कैसे दोस्तों? तो संरक्षा आदेश हेतु संबंध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। इस अधिनियम में दी गई अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसको शामिल किया गया है? 120 से 130, 121 से 131, 121 से 130 या 120 से 131। तो 39 का सही ऑप्शन दोस्तों धारा 121 से 130 को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40, अधिनियम में उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति दी गई है किस धारा के अधीन? 21, 22, 23, 24। धारा 23 में हाई कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात कही गई है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। क्वेश्चन नंबर 41, अधिनियम में राज्य बोर्ड में 3 महिलाएं सदस्य होती हैं। कहाँ से? एक विधानसभा से, 2 विधान परिषद से, एक विधान परिषद से, 2 विधानसभा से, केवल विधानसभा से, केवल विधानसभा या विधान परिषद से। सॉरी, डी है विधानसभा या विधान परिषद से। तो सही ऑप्शन दोस्तों या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद से, ठीक है, क्योंकि सभी जगह विधान परिषद नहीं है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अधिनियम में केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सभी आदेश को कौन अधिप्रमाण करता है? स्वयं बोर्ड, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड का अध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य। 42 का सही ऑप्शन सी, बोर्ड का अध्यक्ष करता है। आइए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतितोषण अधिनियम 2013 बात करता है। 43, अधिनियम के अनुसार जिला अधिकारी किस जगह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा? प्रत्येक संभाग में, प्रत्येक महानगर में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अधिनियम में जिला अधिकारी किसकी रिपोर्ट को मॉनिटर करेगा? आंतरिक समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को या इन सभी को? 44 का बी होगा भैया, स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को जिलाधिकारी रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करेगा। आंतरिक की दोस्तों ये नियोजन करता है। आइए, 45, अधिनियम के अनुसार लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने समय में दर्ज करना चाहिए? लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कितने समय में दर्ज करना चाहिए? 30 दिन, 1 माह, 2 माह, 3 माह। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी, 3 माह में करना चाहिए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। क्वेश्चन 46, अधिनियम में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप परिभाषित किया गया है। 2O, 2P, 2Q, 2R। 46 का सही ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए 2 में। अधिनियम में किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा कौन करता है? समुचित सरकार, अधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अनुसार एक संगम कब तक बना रहता है? विघटन तक, नाम परिवर्तित होने तक, सदस्यों के बीच वास्तविक मेल बना रहने तक, ये सभी तक। दोस्तों सदस्यों के बीच वास्तविक मेल बना रहने तक, सी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अधिनियम में यदि कोई खान या कारखाने से संबंधित लोक संपत्ति की रजिस्ट्री करेगा तो दंडित होगा 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 3 माह से कम नहीं, 5 वर्ष तक। तो कारखाने संबंधी कोई रजिस्ट्री करेगा तो वह उसको दंडित किया जाएगा 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 50। इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के अल्पीकरण के रूप में होंगे। अल्पीकरण में होंगे, ना कि उसके अतिरिक्त होंगे। ना तो अतिरिक्त होंगे, ना ही अल्पीकरण में होंगे। अतिरिक्त होंगे, ना कि अल्पीकरण में होंगे। दोस्तों 50 का सही ऑप्शन है अतिरिक्त होंगे, ना कि अल्पीकरण में होंगे। ठीक है, सभी एक्टों में बताया दोस्तों, ये सारे एक्ट जिस जगह पर ये धारा लागू होती है उसके अतिरिक्त होंगे, ना कि अल्पीकरण में होंगे, याद रखिएगा। ठीक है धारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1950, क्वेश्चन नंबर 51। अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्ति को वेतन भुगतान किस से किए जाने का अनिवार्य उपबंध है? भारत की संक्षिप्त निधि से, राज्य की संक्षिप्त निधि से, संबंधित विभाग के द्वारा, तो उपरोक्त से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, डी सही होगा। अधिनियम में क्रियाकलापों का प्रतिषेध किस विनिश्चित तारीख से संबंधित है? धारा 4 दी गई तारीख से, धारा 4(1) में दी गई तारीख से, धारा 4(2) में दी गई तारीख से, धारा 4(3) में दी गई तारीख से। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 4(1) में दी गई तारीख से, डी ऑप्शन सही होगा। लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 देखते हैं। अधिनियम में मान्य अनुमोदन से प्रेरित है। धारा 5(1), धारा 5(2), 5(3), 5(4। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 5(3). अधिनियम में मान्य अनुमोदन की कानूनी वैधता किसके अनुमोदन के समान ही होगी? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, पदाभिहित अधिकारी के, सशक्त अधिकारी के। इसका सही ऑप्शन सी, पदाभिहित अधिकारी के। आइए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को देखिए। यह अधिनियम किसके द्वारा अधिनियमित किया गया है? संसद द्वारा, विधान परिषद द्वारा, विधानमंडल द्वारा, विधि विभाग द्वारा। तो दोस्तों सभी को पता है मध्य प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत न्यायालय के सिवाय विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता? अपील, पुनरीक्षण, अपील या पुनर्विलोकन, अपील या पुनरीक्षण। सही ऑप्शन डी, अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। अधिनियम में पुलिस अधिकारी की सहायता कब और किस प्रयोजनों के लिए मांगी जाती है? प्रावधानों के पालन हेतु, संपत्ति का कब्जा लेने हेतु, धन या संपत्ति पर कब्जा लेने हेतु, राज्य सरकार के निर्देशों के पालन हेतु। सही ऑप्शन दोस्तों धन या संपत्ति पर कब्जा लेने हेतु मांगी जाती है। धन या संपत्ति पर कब्जा लेने हेतु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम। इस अधिनियम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 130 की जैसा उपबंध अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? 129 का संबंध इसमें से किस धाराओं में से है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। तो धारा 4 दोस्तों संबंधित है, धारा 4, ऑप्शन नंबर बी। इस अधिनियम के अनुसार किसको संशय
देने पर दंड मिलता है। ठीक है, किसी को आश्रय देने या संश्रय देने के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को, किसी अपराधी को, किसी अपराधीकृत व्यक्ति को, तो किसी अपराधी को। सही ऑप्शन दोस्तों सी, किसी अपराधी को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में धारा 2 में किसकी परिभाषा दी गई है? प्रतिषेध आदेश की, निर्मुक्ति आदेश की, निर्बंधन आदेश की, प्रतिबंधित आदेश की। 60 का सही ऑप्शन निर्बंधन आदेश की। आइए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम। अधिनियम में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को, अर्थात जिसकी आयु प्रकट रूप से 21 वर्ष से कम हो, के संबंध में क्या सही है? नियोजन का प्रतिषेध सही है, विक्रय का प्रतिषेध सही है, ए और बी, या फिर ए या बी। तो दोस्तों अधिनियम में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, अर्थात उसकी आयु के प्रकट के रूप से 21 वर्ष के कम हो, इस संबंध में क्या सही है? तो उसके ऐसे व्यक्ति पर नियोजन का प्रतिषेध है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को नियोजन काम पर नहीं रखा जाएगा और ना ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जाएगा। तो ए और बी ठीक है, सही ऑप्शन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिनियम में किसको वारंट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? धारा 23A में प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या फिर सभी को? तो दोस्तों इनमें सभी को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अधिनियम में अनुज्ञप्ति के धारक को किस धारा में परिभाषित किया गया है? लाइसेंस वाले धारक को किस में परिभाषित किया गया है? 32, 33, 34, 31। 31, 32, 33, 34 सही ऑप्शन बताना है। धारा 33 में परिभाषित किया गया है। आइए SC/ST एक्ट देखते हैं। इस अधिनियम में धारा 12 में किस धारा के उल्लंघन पर दंड मिलता है? 9 के उल्लंघन, धारा 9 का, धारा 10 का, धारा 11, बी और सी दोनों का। दोस्तों धारा 10 के उल्लंघन पर दंड मिलता है। इस अधिनियम में दी गई अनुसूची में IPC की कौन सी धारा शामिल नहीं है? 319, 320, 379, 146। इसका सही ऑप्शन 329 में शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 8 के बारे में उपधारणा कौन साबित करता है? अभियुक्त विचरण में करता है, अधियुक्त का अधिवक्ता भी करता है, या अभियोजन करता है? ए और दोनों करते हैं। तो सही ऑप्शन दोस्तों अभियोजन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 67। अधिनियम का क्या सही प्रारूप है? इसमें कुल 6 अध्याय, 31 धारा, 6 अध्याय 30 धारा, 5 अध्याय 30 धारा, 5 अध्याय 31 धारा। तो 67 का सही ऑप्शन है कुल 5 अध्याय और 31 धारा, 67 का डी। आइए 68वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम की धारा 23 के अधीन किस धारा के अपराध के संबंध में आरोप विशिष्टियाँ की गई हैं? धारा 11(1) का, धारा 12(1) का, धारा 13(1) का, धारा 14(1) का। 68 का सही ऑप्शन धारा 13(1) का। अधिनियम में अभियोजन पूर्व स्वीकृति लेनी होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों की, या हाई कोर्ट की? दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर सी दोनों की। आइए आयुध शस्त्र अधिनियम 1959 अनुज्ञप्ति पेश करने की मांग करने वाला अधिकारी शस्त्र औजार के संबंध में मांग नहीं करता। आयुध की, अग्नायुध की, गोला बारूद की, या इन सभी की? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अग्नायुध की मांग नहीं कर सकता। आइए यानों, जलयानों आदि की तलाशी के संबंध में किस धारा में उपबंध किया गया है? दिया गया है 21, 22, 23, 24, 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 23 के अधीन। आइए क्वेश्चन नंबर 72। अपराधिकारी धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति किसको प्रदत्त कर सकेगा? किसी भी व्यक्ति को, भारत के नागरिक को, ए या बी? और ए और बी। तो 72 का सही ऑप्शन दोस्तों भारत के नागरिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भारत के नागरिक को। आइए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण देखते हैं। इस अधिनियम की एकमात्र धारा जो अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग से संबंधित है कौन सी है? 43, 44, 45 कोई नहीं,
43 का सही ऑप्शन सी, धारा 45। इस अधिनियम में किन्हें संसद की प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है? प्रत्येक नियम, प्रत्येक आदेश, ए और बी, ए या बी? सही ऑप्शन दोस्तों ए और बी। अधिनियम में विशेष न्यायालय संभवतः कितनी अवधि में विचरण को पूरा करेगा? 6 माह, 8 माह, 12 माह, विहित समय पर? सही ऑप्शन दोस्तों सी, 12 माह में। आइए किशोर न्याय देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का क्वेश्चन नंबर 76। संविधान के राज्य के निदेशक तत्वों में इस अधिनियम का उपबंध किस अनुच्छेद से नहीं है? 45, 46, 47 ये सभी से? 76 का सही ऑप्शन दोस्तों ये सभी से। आइए 77। अधिनियम में किशोर को कहाँ परिभाषित किया गया है? 234, 235, 236, 237? तो किशोर को बताया गया है 235 में। बालक का प्रत्यावर्तन किस धारा से संबंधित? 39, 40, 41, 42? धारा 40 से संबंधित है। महिलाओं का शिशुरोपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, इस अधिनियम का अधिनियम संख्या क्या है? 60, 61, 62, 63? इसका अधिनियम संख्या 60 है। आइए क्वेश्चन नंबर 80। अधिनियम की धारा 3 में विज्ञापन का प्रतिषेध किस रूप में होता है? प्रदर्शन, प्रकाशन, प्रदर्शन या प्रकाशन की व्यवस्था, सभी? ऑप्शन डी, सभी। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, क्वेश्चन 81, अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मजिस्ट्रेट शब्दों को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2CA, 2CB, 2CC, 2C? ऑप्शन नंबर डी, 2C में। अधिनियम की धारा 5 में वयस्क व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है, दंडित होगा 1 वर्ष का, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक? उपरोक्त कोई नहीं। सही ऑप्शन दोस्तों 3 वर्ष तक। अधिनियम की धारा 15(7) में दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के संबंध में उपबंध है? 97, 94, 93, 92, 93, 94, 97? सही ऑप्शन दोस्तों धारा 94। आइए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 देखते हैं। अधिनियम में सूचना का अधिकार किसको प्राप्त है? सभी व्यक्ति को, सभी नागरिक को, सभी वयस्क नागरिक को, सभी वयस्क व्यक्तियों को? 84 का सही ऑप्शन दोस्तों सभी नागरिकों को। अधिनियम की परिभाषा खंड में किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोचिप प्रकृति किसके अंतर्गत आती है? सूचना के अंतर्गत, सूचना का अधिकार के अंतर्गत, अभिलेख के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये एक अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। माइक्रोचिप, माइक्रोफिल्म क्या में आते हैं? ये एक दस्तावेज के रूप में, एक अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को संदेय वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत के निर्वाचन आयुक्त के हैं, भारत के मुख्य सचिव के हैं, जैसे राज्य सरकार विहित करे, केंद्र सरकार विहित करे? दोस्तों 86 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जैसा केंद्र सरकार उचित विहित करे, नियम बनाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, क्वेश्चन नंबर 87। अधिनियम में बालक से प्रेरित है 21 वर्ष से पुरुष 21 वर्ष हो, नारी 16 वर्ष की आयु पूरी की हो, पुरुष 21 वर्ष हो, नारी 21 वर्ष की आयु पूरी की हो, पुरुष 21 वर्ष हो, नारी 18 वर्ष की आयु पूरी की हो? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से उपयुक्त कोई नहीं। आइए 88। अधिनियम में महिला पक्षकार को भरण पोषण संदाय करने का निर्देश किस तरह दिया जाता है? मासिक, एकमुश्त, ए या बी? ए और बी? 88 का सही है ए या बी, या तो मासिक या फिर एकमुश्त। अधिनियम में अकृत्यता की डिग्री की धारा में प्रदान की जाती है? 3, 4, 5, 6? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6?
89 का सही ऑप्शन दोस्तों धारा 3 के अधीन की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का क्वेश्चन नंबर 90 अधिनियम की किस परिभाषा खंड में कंप्यूटर को परिभाषित किया गया है? 2H, धारा 2I, धारा 2J, धारा 2K। इसका सही ऑप्शन 290 का धारा 2I में परिभाषित किया गया है कंप्यूटर को। अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार किसको प्राप्त है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार किसको प्राप्त है? नियंत्रक को, उपयोगकर्ता को, प्रवर्तक को, केंद्र सरकार को। 91 का सही ऑप्शन प्रवर्तक को, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अधिनियम में पहचान की चोरी के लिए कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? पहचान की चोरी के लिए कितना जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? 5 लाख तक, 1 लाख तक, 50,000 तक। 92 का सही ऑप्शन 1 लाख तक। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्वेश्चन नंबर 93 अधिनियम की धारा 2 में सशस्त्र बल के अंतर्गत क्या आता है? अन्य कोई सशस्त्र बल आता है, संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल आता है, राज्य का कोई अन्य सशस्त्र बल आता है, ए या बी आता है। तो 93 का सही ऑप्शन बी संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 अधिनियम में राज्य आयोग संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची को छोड़कर मानवाधिकार के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा? 1, 2, 3 ऐसा प्रावधान ही नहीं है। 94 ए ऑप्शन 1 को छोड़कर। आइए अधिनियम में राज्य आयोग को कोई सदस्य कितनी आयु के बाद पद धारण नहीं करेगा? 60, 62, 65, 70। तो ऑप्शन नंबर डी 70 वर्ष की आयु होने के बाद। आइए मोटरयान अधिनियम क्वेश्चन नंबर 96 आवेदक का परीक्षण मोटरयान के संबंध में जब अधिकतम बार में भी जो निर्धारित है उत्तीर्ण नहीं होता है तो कितनी अवधि के बाद ये परीक्षण हेतु अहित होगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। दोस्तों 60 दिन की। रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र कितनी अवधि तक मान्यता विधिमान्य रहेगा? रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र कितनी अवधि तक मान्यता विधिमान्य होगा? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। दोस्तों ये होता है 15 वर्ष के लिए। आइए 98 अधिनियम के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक मोटरयानों को राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण के अधीन एक विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण से संबंधित क्या जारी ना कर दिया गया हो? विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण पहचान, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या, विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण पहचान पत्र। विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या। अधिनियम के अनुसार एक बीमा के प्रमाण पत्र का अंतरण कब से माना जाता है? मोटरयान अंतरित किया जाता है तब से। मोटरयान और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अंतरित होता है तब से। मोटरयान के रजिस्ट्रीकरण से पूर्व तब तक अंतरित होता है जब तब से कोई नहीं। 99 का ए मोटरयान अंतरित किया जाता है तब से। आइए 100 और लास्ट क्वेश्चन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निरहित होते हुए ऐसा वाहन चालन या उसके लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना दंडित किया जाएगा। 1 माह तक या 5,000 तक या दोनों। 1 माह तक या 10,000 रुपये तक दोनों। 3 माह तक 10,000 रुपये तक दोनों। 2 माह तक 5,000 रुपये दोनों। 100 का सही ऑप्शन सी 3 माह तक या 10,000 रुपये तक दोनों। दोस्तों ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए लाके। आइए अब हम चलते हैं हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और भारत और अंतर्राष्ट्रीय के वो देखेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान क्वेश्चन नंबर 101 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है? रीवा, सागर,
नर्मदापुरम, चंबल। दोस्तों इनमें से सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल में हमारा नर्मदापुरम संभाग। ठीक है दोस्तों, 2008 में ये होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग, जो कि नर्मदा नदी के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, जो कि सबसे छोटा संभाग है इन ऑप्शनों में। ठीक, याद रखिएगा किस नदी के नाम पर कर दिया गया है, नर्मदा नदी के नाम पर कौन सा संभाग का बदल दिया गया है। होशंगाबाद संभाग को नाम बदलकर अब नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 28, 29, 30, 31। दोस्तों मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मध्य प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें दोस्तों 29 हैं, राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ठीक है, टोटल संसद में जाने वाली मध्य प्रदेश की सीटें हैं 40। आइए, मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? बेतवा, नर्मदा, शिप्रा या फिर सभी? मध्य प्रदेश की गंगा दोस्तों बेतवा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। स्वच्छता के आधार पर नर्मदा को कहा जाता है और शिप्रा नदी मालवा की गंगा कहलाती है। ठीक है, तो ये तीनों ही गंगा है, लेकिन मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा, स्वच्छता की गंगा नर्मदा और मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां 21 जून को सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मध्य प्रदेश की दृष्टिकोण से पूरे विश्व में। वो मध्य प्रदेश का दोस्तों वह स्थान है डोंगला। ठीक है, जो कि उज्जैन जिले में आता है, यहाँ पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। सही ऑप्शन दोस्तों उज्जैन। सिरोन तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश में सिरोन तहसील, जो कि राजस्थान की मध्य तहसील को काय में शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में, जो किसकी थी? राजस्थान की थी। और किस में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। तो किस था दोस्तों? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या गुजरात? सही ऑप्शन दोस्तों राजस्थान की सिरोन तहसील को मध्य प्रदेश की विदिशा में शामिल किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य जनगणना में जो साक्षरता निकाली जाती है वो कितनी उम्र से अधिक व्यक्तियों के संबंध में होती है? 5 वर्ष के व्यक्ति, 7 वर्ष के, 12 वर्ष के, 18 वर्ष के? दोस्तों 7 वर्ष के व्यक्ति से ऊपर के संबंध में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अनेक लघु शिलालेख किस जिले से प्राप्त होते हैं? दोस्तों अशोक का संबंध मध्य प्रदेश से अच्छा खासा संबंध रहा है। अशोक ने ही मध्य प्रदेश के विदिशा से श्रीदेवी नामक महिला से शादी की थी और उनके 2 पुत्र पुत्रियां हुए थे, जिन्होंने श्रीलंका में उनके धर्म को फैलाने गए थे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर हमको अशोक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अशोक ने ही मध्य प्रदेश के सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। उज्जैन में वेस्ट टेकरी का भी निर्माण अशोक के कार्यकाल में हुआ है, अशोक ने करवाया था। और काफ़ी कुछ फैक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि लघु शिलालेख किस जिले से प्राप्त होते हैं? होशंगाबाद, रीवा, जबलपुर, उज्जैन? तो सही ऑप्शन दोस्तों जबलपुर में प्राप्त होते हैं। आइए, मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ का निर्माण वर्तमान में कहाँ है? सांची में है, दतिया में है, राजस्थान में है या विदिशा में है? तो इसका दोस्तों गरुड़ स्तंभ जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में है। ठीक है, अशोक के ससुराल नहीं। आइए, गौड़ राजवंश की शासिका कौन थी? रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी अहिल्याबाई? दोस्तों गौड़ वंश की शासिका थी रानी दुर्गावती। ठीक है, इनकी राजधानी मंडला थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की में सर्वप्रथम अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व अप्पाजी भोसले द्वारा किया गया था। विद्रोह कब हुआ था? 1818, 1820, 1822, 1830? दोस्तों ये विद्रोह हुआ था 1818 में। 1857 की क्रांति का संदेश किस चीज़ के माध्यम से पहुंचाया गया था? सैनिकों के माध्यम से। वो क्या था? वो थी गोली। 1857 की क्रांति का संदेश किस चीज़ के माध्यम से पहुंचाया गया था? सैनिकों के मध्य गोली के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से या रोटी के माध्यम से? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों रोटी के माध्यम से वो संदेश
दिया गया था। आइए 112 गुरु शिखर चोटी किस पर्वत पर है? सतपुड़ा पर है, महादेव पर है, अरावली पर है, विंध्याचल पर है। दोस्तों गुरु शिखर जो चोटी है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान मतलब ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला पर है, ठीक है। बाकी श्रृंखला मध्य प्रदेश की, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, महादेव मध्य प्रदेश में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये गुरु शिखर चोटी जो है वो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान दोस्तों गंज बसोदा जो कि विदिशा जिले के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी में अंकित किया गया था। ग्वालियर, गुना, बालाघाट ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन बी विदिशा सही रहेगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कपास की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी कौन सी मिट्टी होती है? दोस्तों कपास के लिए अत्यंत जो उपयोगी मिट्टी है वो काली मिट्टी है, और मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग में काली मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के निमाड़ के 2 जिले खरगोन, खंडवा दोस्तों कपास के लिए काफ़ी फेमस हैं, इन्हें सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 115, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपर्दन द्वारा बीहड़ का निर्माण करती है, यानी खड्डों का निर्माण करती है? दोस्तों वो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी है चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर के जाना पावा पहाड़ी से निकलते हुए ये दोस्तों राजस्थान के भैंसुरगढ़ नामक एक मतलब वो बनाती है, जलप्रपात बनाती है। साथ ही ये जमुना के क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है, और ये भिंड मुरैना स्थान पर दोस्तों क्या करती है? खड्डों का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है? वो चंबल नदी है। आइए ऑप्शन में देखते हैं, सिंध नदी, शिप्रा नदी, पार्वती नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं दोस्तों, नदी चंबल नदी है। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? और चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और वैनगंगा नदी है जो दक्षिण की ओर बहती है। सही ऑप्शन दोस्तों वैनगंगा नदी। 117 देखिए दोस्तों, नर्मदा की कौन सी सहायक नदी नहीं है? दोस्तों हथनी सहायक नदी है, हिरन भी सहायक नदी है, और सक्कर भी है, ये सभी सहायक नदी हैं नर्मदा की। ऑप्शन नंबर डी। आइए मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत कृषि भूमि कितने हेक्टेयर है? 1, 2, 0.50, 0.25, तो 0.25 प्रति हेक्टेयर भूमि है। आइए 119, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? इंदौर, उज्जैन, धार, हरदा। तो मध्य प्रदेश में सबसे उत्पादक जिला हमारा उज्जैन जिला, ठीक है, उज्जैन जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? वो कौन सा है? बालाघाट, शाजापुर, राजगढ़, उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। डायनासोर के जीवाश्मों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? तो डायनासोर के जो दोस्तों जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान जो बना है वो धार में बना है, और आप सभी लोग जानते होंगे धार, बड़वानी, बड़वाहा, झाबुआ, अलीराजपुर ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इंदौर के अंतर्गत आते हैं। इन्हें याद रखिएगा आप सभी जिलों को, किस जिले की अवस्थिति कहाँ है, कौन से जिले उत्तर में, कौन से मध्य में, कौन से पश्चिम में, कौन से उत्तर दक्षिण में है, याद रखिएगा। और संभागों को भी याद रखिएगा, 10 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। मध्य प्रदेश की बंजर घाटी किस क्षेत्र, किस राष्ट्रीय उद्यान में है? सतपुड़ा, संजय, कान्हा किसली, पैंच। 122 का सही ऑप्शन कान्हा किसली। मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मलाजखंड, मजालखंड, मलाजखंड, मजलखंड या अखेली। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जैसे कि मलाजखंड फेमस है मैग्नीज के लिए, और अखेली भी थोड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन कहाँ पर स्थित किया गया था? भोपाल, इंदौर, देवास, ग्वालियर। तो ये किया गया था इंदौर में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे कम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग? 75, 76, 86, 66। दोस्तों 76 सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश में पहली रेलवे लाइन किसके बीच शुरू हुई थी? कटनी से इलाहाबाद के बीच, इटारसी से इलाहाबाद के बीच,
जबलपुर से इलाहाबाद के बीच या कटनी से बीना के बीच? जबलपुर से इलाहाबाद के बीच। ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर से इलाहाबाद के बीच। राज्य की लाडली लक्ष्मी योजना कब से प्रारंभ हुई थी? 1, 2001, 2005, 2006, 2007। 127 का सही ऑप्शन सी, 2006 से दोस्तों मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना आरंभ हुई है। आइए 129, मध्य प्रदेश में हरदौल की मनोती किस क्षेत्र के लोक गायन के अंतर्गत आती है? मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। तो सही ऑप्शन दोस्तों बुंदेलखंड के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में परधोनी लोक नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? परधोनी, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़। तो ये बघेलखंड से संबंधित है। और लोक नृत्य के राजा नाम से प्रसिद्ध परधोनी नृत्य है, सेल नृत्य है, जब कर्मा नृत्य है, जब भगोरिया नृत्य है। तो राजा के नाम से प्रसिद्ध है। सही ऑप्शन दोस्तों कर्मा नृत्य। आइए 132, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी रचना है? मुल्ला मोहम्मद रमूजी, शरद जोशी, मुक्तिबोध भूषण। तो ये दोस्तों शरद जोशी की रचना है, याद रखिएगा, शरद जोशी की रचना है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, धार, मंडला। सभी लोग जानते होंगे तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। रबड़ी किस जनजाति का प्रमुख खाद्य पदार्थ है? गोंड की, बैगा की, भील की या भारिया की। 134 का सही ऑप्शन भील की। और मध्य प्रदेश के कालिदास सम्मान में कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? दोस्तों अभी हाल ही मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह भी चल रहा है उज्जैन में, जो 15 तारीख से स्टार्ट हुआ है, जो 21 तक चलेगा, नवंबर तक। ठीक है। और इसमें सम्मान में राशि भी दी जाती है। तो कितनी दी जाती है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख। सही ऑप्शन दोस्तों 2 लाख रुपए राशि यहाँ पर दी जाती है। आइए अब चलते हैं भारत की ओर। भारत सामान्य ज्ञान, भारत से संबंधित समसामयिक घटना देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 35 से 145 तक। केंद्र सरकार ने किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? शिमला, जयपुर, पटना, नोएडा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन बताना है। 136 का सही ऑप्शन है नोएडा। ऑप्शन नंबर डी, नोएडा। ठीक है। भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाने का फैसला नोएडा में लिया गया है। भारत का पहला कौन सा राज्य है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला राज्य बना है? महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड। तो दोस्तों ये पहला राज्य हमारा है महाराष्ट्र राज्य बना है। आइए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों भी नाम को बदले जा रहे हैं, याद रखिएगा, नाम बदलने से भी क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर जम्मू और लद्दाख कोर्ट रखा गया है। कश्मीर और लद्दाख कोर्ट हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, विशेष जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। दोस्तों 138 का सही ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट रखा गया है। अब याद रखिएगा 138 का सी। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में बनेगा? आगरा, जयपुर, पटना, देहरादून। इसका सही ऑप्शन दोस्तों पटना में बनेगा। ठीक है। अभी हबीबगंज का नाम बदलकर भी अभी क्या कर दिया गया? कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। नाम काफ़ी ध्यान रखें, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए 140, भारत की पहली पावर टैक्सी किस शहर में चलेगी? भोपाल में या देहरादून में या जम्मू में या नोएडा में? इसका सही ऑप्शन दोस्तों ये चलेगी नोएडा में। मोटरयान में नंबर प्लेट यदि हरे रंग की होगी तो उससे क्या माना जाएगा? वन विभाग की गाड़ी, वन विभाग के उच्च अधिकारी की गाड़ी, वन विभाग के न्यायाधीश की गाड़ी या इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो 14 का ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक ये गाड़ी। दोस्तों ये हरे रंग की होगी, वो समझ जाना आप कौन सी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है। आइए 142, NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों जब मिली है गुजरात। अभी हाल ही में कौन ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? दीपक काबरा, संजीव काबरा,
अजित काबरा, विजय काबरा। काबरा है, लेकिन कौन सा काबरा है? आइए देखिए, 143 का सही ऑप्शन दीपक काबरा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दीपक काबरा। आइए 144, किस शहर में भारत की पहली निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? इंदौर, पटना, जयपुर, नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर, ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में LNG सुविधा का, ठीक है, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, ठीक है, LPG और CNG के अलावा ये कौन सी आ गई अब? LNG, याद रखिएगा। इसका उद्घाटन नागपुर के महाराष्ट्र से किया। आइए, भारतीय सेना ने अभी हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा। सही ऑप्शन विद्या बालन के नाम पर रखा गया है, विद्या बालन। आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, 2020 के ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है? इस सफरीका हबर्ड, वेट लिफ्टर मैक्स जोर से, एलिना इयोगन। ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट वेट लिफ्टर। किस देश ने दिन के समय टेलीविजन पर जंक फूड का विज्ञापन दिखाने पर प्रतिबंध लगाया है? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। दोस्तों वो लगाया है ब्रिटेन ने। 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किसको मिली है? 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? भारत, चीन, जापान, रूस। दोस्तों ये हमारे ही देश भारत को मिली है। 2026 में होने वाली विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी, याद रखिएगा, भारत। क्या मिली है? 2026 में होने वाले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी। आइए 149, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बरन देउवा, राम बरन देउवा, शेर बहादुर देउवा या शेर सिंह देउवा? है देउवा, लेकिन वो कौन सा देउवा? आइए, इसका सही ऑप्शन है शेर बहादुर देउवा। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 12 जुलाई को मनाया जाता है। आइए दोस्तों, ये हमारे कंप्लीट हुए 7वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट आपको मालूम है 5 ही हमारी रहेगी, तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।